नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। तो यहां पर बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं लखनऊ से आ रही खबर के साथ। यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन का सम्मेलन यहां पर हुआ। सीएम योगी ने यहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूपी हेल्थ इनोवेशन सेक्टर का पावर हाउस बन चुका है। कार्यक्रम में बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की हर योजना टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिला है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत यूपी यहां पर जो है लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने यहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एआई से यूपी किस तरीके से हेल्थ में आगे बढ़ा है, हेल्थ इनोवेशन सेक्टर में किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश ने अपना झंडा गाड़ा, ये देखने वाली बात है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिला है। हेल्थ केयर सेक्टर लगातार तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं नरेंद्र यादव। नरेंद्र, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसा इस्तेमाल हुआ कि उत्तर प्रदेश जो है लगातार हेल्थ केयर सेक्टर में तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने यह भी कहा है कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों का इस्तेमाल हमारी हर योजना, हर स्कीम में होता है। कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का प्रदेश है और जहां पर हेल्थ सेवाएं उपलब्ध करवाना, गुणवत्तापूर्ण हेल्थ सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होता है। इसी को लेकर एआई का जो है हेल्थ सेक्टर में प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए जहां ग्रामीण इलाकों में सेवाओं को बेहतरी के साथ इसका प्रयोग किया जा सकेगा, वहीं साथ ही जो बड़े संस्थान हैं वो देश के दूसरे बड़े संस्थानों से जुड़ सकते हैं और इसके अलावा विदेशों से भी एआई के जरिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए सहायता ली जा सकती है, चाहे वो इलाज के क्षेत्र में हो या जांच के क्षेत्र में हो। विशेषकर जो ऑपरेशन होते हैं या किसी गंभीर मरीज का इलाज करना होता है, क्रिटिकल होता है, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो दूसरे विदेश के बड़े हॉस्पिटल से और मेडिकल संस्थानों से, वहाँ के डॉक्टरों से सीधे परामर्श ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये हो भी रहा है कि विदेश में बैठे हुए डॉक्टर यहाँ पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है, उनको गाइडलाइन देते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। अब इसमें एआई जुड़ चुका है। इससे गति जहाँ मिलेगी वहीं इसमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम हो सकेगा। साथ ही मॉनिटरिंग भी मरीज की बेहतर हो सकेगी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को एआई की टेक्निक का लाभ लेना चाहिए। साथ ही टेक्नोलॉजी का विस्तार होना चाहिए जिससे एक बड़ी आबादी को इसका लाभ मिल सके और साथ ही देश विदेश में मिलने वाली हेल्थ सेक्टर की सुविधाएं उत्तर प्रदेश के मरीजों को भी मिल सके। जी नरेंद्र, क्योंकि यहाँ पर जो है साइड बाय साइड कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं, उद्घाटन के दौरान की हैं, सम्मेलन के दौरान की हैं। ऐसे में एक खबर जो है लेटेस्ट में सामने आई थी कि जो डॉक्टर्स कैंसर डायग्नोस नहीं कर पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो कैंसर डायग्नोस कर लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में जो है एक फ्यूचर की तरीके से देखा जाएगा, एक प्रोमिनेंट नाम इसका यहाँ पर बनेगा। लेकिन एक ह्यूमन इंटरवेंशन की भी बहुत यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है निर्भर अगर रहा जाए तो हो सकता है मरीजों को कोई नुकसान भी हो। इसको लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं? इसको लेकर बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? देखिए, एआई के जरिए तमाम जो मेडिकल जांच होती है उसके डाटा का परीक्षण किया जाता है। बहुत सारे इनपुट एआई को दिए जाते हैं, उसके बाद वो अपना रिजल्ट बताता है। लेकिन इसमें डॉक्टरों की और जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि एआई के जरिए जो उनको सूचना दी जा रही है, जो डाटा प्रोसेस करके जानकारी दी जा रही है, उसमें कहीं कोई टेक्निकल गड़बड़ी ना आने पाए और इन सारी चीजों पर विशेष नजर बनाने की जरूरत होती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एआई का भी प्रयोग उतना ही जरूरी है
और अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उन चिकित्सकों की, या जो लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं उनको सतर्क रहने की अभी जरूरत है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और थोड़ी भी गड़बड़ी मरीज के लिए जोखिम बिल्कुल। भरी हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक किया जाए। जी ठीक है नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी बहुत सी खबरों में आपका रुख करेंगे। चलते बढ़ेंगे आगे। यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। यहाँ पर 5 आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन हुआ है, उनको एसीएस पद पर जो है उनको प्रमोट कर दिया गया। आईएएस संजय प्रसाद का प्रमोशन हुआ, वो एसीएस बन गए हैं। मुकेश कुमार मेश्राम भी बन गए हैं एसीएस। वहीं आर रमेश कुमार जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, एसीएस, उनको एसीएस पद मिल चुका है। आईएएस अमृत अभिजात भी एसीएस बन गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, उनको एसीएस बना दिया गया है, उनका प्रमोशन यहां पर हुआ है। यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर, हमारे साथ नरेंद्र लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 आईएएस ऑफिसर्स एसीएस पद पर जो है उनको प्रमोट कर दिया गया। कुछ नई जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या जानकारी, क्या डिटेल्स है? उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था की गई है और इसके तहत जो प्रमुख सचिव होते हैं, अगर वो सीनियर हो जाते हैं, उनको जो सीएस के पद पर प्रमोशन दिया जाता है, यानी कि वो आईएएस अधिकारियों में वरिष्ठ पद होते हैं। उनका एक अनुभव होता है, तमाम मानकों के हिसाब से उनको एसीएस में प्रमोशन दिया जाता है। तो नरेंद्र से यहाँ पर जो है संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 5 आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पर एसीएस के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वरिष्ठ पद पर जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। 5 आईएएस ऑफिसर्स, यहाँ पर उनको प्रमोशन मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आगरा से खबर है, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी डॉक्टर रमीज का आगरा कनेक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज से पुराना संबंध सामने आया है। छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है जोड़ा जाता था और ब्रेन वॉश करने की कोशिश होती थी, ऐसे आरोप हैं। इस्लामिक मेडिको के नाम से ये ग्रुप चलाया जा रहा था व्हाट्सएप पर। कॉलेज की टॉपर को धर्मांतरण में फंसाने का भी दावा यहाँ पर हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली बम ब्लास्ट केस जो कि लाल किला में विस्फोट हुआ, उसमें भी जो है उनका नाम इन्वॉल्व होने की बात बताई जा रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले की जांच यहां पर जारी है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इनका नाम उसमें भी शामिल हो सकता है। तार कहीं ना कहीं वहां भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज से पुराना संबंध है, पुराना रिश्ता है। कॉलेज के टॉपर को यहां पर धर्मांतरण में फंसाने का भी जो है मामला यहां पर सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक त्यागी जुड़ रहे हैं। मयंक, केजीएमयू में ये जो लव जिहाद का मामला है और ये जो धर्मांतरण का पूरा मामला है, लगातार जो है इसके कई एंगल्स सामने आ रहे हैं, कई पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जो लाल किला में ब्लास्ट हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं इनका नाम शामिल हो सकता है, तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। एसएन मेडिको कॉलेज में भी जो है टॉपर है, उसको ब्रेन वॉश करने का भी दावा है। क्या जानकारी है, जरा क्रोनोलॉजी बताइएगा इसकी। देखिए, डॉक्टर अजीम की जिस तरीके से गिरफ्तारी केजीएमयू यौन शोषण और लव जिहाद वाले मामले में जब सामने आई, तो ऐसे में कई इतिहास पन्ने जो है खगाले गए। और जांच एजेंसियों की अगर बात की जाए तो इसका कनेक्शन जो है एसएन मेडिकल कॉलेज से सामने आया, जिसमें 2012 से मेडिकल कंपनी के द्वारा मेडिकल जो है कॉलेज है उसमें एडमिशन दिया गया। उसके बाद जो मोहम्मद परवेज है उसकी जो गिरफ्तारी दिल्ली बम ब्लास्ट में हुई। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तस्वीरें सीधे तौर पर अगर देखी जाए तो लगातार देखा जाए तो डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी दिल्ली बम ब्लास्ट में हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर तस्वीरें डॉक्टर रजीम यानी कि रजीम नायक के तौर पर अगर देखी जाए तो इसका 2012 में स्टडी स्टार्ट हुई एसएन मेडिकल कॉलेज में। ऐसे में देखा जाए तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए, इस्लामिक
मेडिको, जिसमें लगातार देखा गया, जो जांच एजेंसियों के सामने आया, कई मौलाना इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। और ऐसे में एसएन मेडिकल के स्टडी के दौरान अगर देखा जाए तो कई नई छात्राओं को इन्होंने शिकार बनाया। ऐसे में एक ही हॉस्टल में मोहम्मद परवेज, जो कि दिल्ली बम ब्लास्ट में गिरफ्तारी हुई, और अजीम या अजीम की अगर बात की जाए तो केजीएम में यौन शोषण की गिरफ्तारी के बाद कई तमाम एजेंसियों के तमाम खुलासे सामने आए, और ऐसे में कई एंगल्स पर जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स हमें दीजिएगा। मयंक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से जानकारी है, दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी है। दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से दाल मंडी में हड़कंप मच गया है। 186 मकानों को यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। अब तक करीब 8 मकानों पर हथौड़ा चल चुका है। पीले पंजे की कार्रवाई यहां पर हो चुकी है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। तो 186 मकानों पर यहां बुलडोजर एक्शन जो है लिया जाना है। पीले पंजे की कार्रवाई यहां पर होनी है। 8 मकानों को अभी तक जो है जमींदोज कर दिया गया। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी है। बनारस से ये जानकारी, जहां दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। इलीगल तरीके से जो है ये दुकानें बनी हैं। ऐसे में जो है नोटिस भी पहले से दिया गया था, बावजूद उसके जो है यहाँ पर कोई विरोध ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस बल तैनात है। बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन, पीले पंजे की ये कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। 8 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। 186 मकानों को यहाँ बुलडोजर एक्शन का सामना करना पड़ेगा। एक 186 मकानों को यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। 8 मकानों पर चल चुका है हथौड़ा। पीले पंजे की ये जो कार्रवाई है, अवैध निर्माण को लेकर, अतिक्रमण को लेकर लगातार योगी सरकार द्वारा की जा रही है। प्रदेश में किसी भी तरीके का अतिक्रमण, किसी भी तरीके का अवैध निर्माण, इलीगल बिल्डिंग वर्क जो है नहीं बर्दाश्त किया जा रहा। बुलडोजर एक्शन से पूरे दाल मंडी में हड़कंप मच गया है और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल तैनात है। इस पूरे एक्शन के दौरान 8 मकान अभी तक उस पर बुलडोजर चल चुका है और 186 मकानों पर जो है ये पीले पंजे की कार्रवाई होनी है। एक्शन जारी है। दुकानों को बुलडोजर से यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। इस डिब्बे में क्या है? नेहा के शेफ बनने का पहला कदम है। अपने हाथों से कुछ बनाने की खुशी है। सजने संवरने की चाह है। इस डिब्बे में हर दिन को बेहतर बनाने का सामान है। Amazon, हर दिन बेहतर। योगी सरकार नहीं कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि बाबा का बुलडोजर जो है लगातार जो है हर तरीके के अतिक्रमण को यहाँ पे ध्वस्त करने में लगा है। ये जानकारी आपको बता दें कि 186 मकान जिनको दे दिया गया है नोटिस, 186 मकान यहाँ पर ध्वस्त किए जाएंगे। पीले पंजों की कार्रवाई जारी। बनारस से खबर है, दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन इस वक्त जारी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, यहाँ पर 186 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है। बताया जा रहा है कि 8 मकानों अभी तक जमींदोज कर दी गई हैं। बताइएगा जरा डिटेल्स, क्या पहले से नोटिस मिला था? और क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बोला जा रहा है कि काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, क्या अभी तक कोई विरोध सामने आ रहा है? किस तरीके से जो है कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 181 भवन चिन्हित किए गए हैं। साथ ही उसमें 7 धार्मिक स्थल, इसमें 6 मस्जिद है और 1 मंदिर है। तो इन सब का ध्वस्तीकरण होना है, क्योंकि जो मार्ग है वो 650 मीटर लंबा मार्ग है। 17.4 मीटर चौड़ाई उसकी होनी है। और अभी हम बात करें वर्तमान में, तो कहीं कहीं 10 मीटर, कहीं 15 मीटर और कहीं कहीं 5 मीटर बस मार्ग की चौड़ाई रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना सकरा मार्ग है और कहीं न कहीं कई लोगों ने उसमें अवैध निर्माण भी कर रखा है। तो कुल मिला के देखिए, जो मूल भवन मालिक है
उन्होंने तो भारी संख्या में, लगभग जो जानकारी के मुताबिक लगभग 41 भवनों की प्रशासन ने रजिस्ट्री कर दी है। अब उसमें कई पीढ़ियों से लोग किराएदार हैं, जो महज कोई 100, 200, 500 रुपए किराए देके वो किराए देके दुकान चला रहे हैं। तो जो आक्रोश है, जो विरोध है, वो जो दुकानदारों का, यानी जो किराएदार हैं, जो दुकानदार हैं, उनका ही ये विरोध बस देखने को मिल रहा है। पर मूल अगर भवन मालिकों की बात करें तो उनकी कहीं न कहीं रजामंदी है, क्योंकि उनको एक तो पैसे नहीं मिल रहे थे प्रॉपर वे में, और अब तो एक मुश्त पैसा भी मिलेगा उनको मुआवजे के रूप में, और साथ ही वो फ्रंट पे भी आ जाएगा। तो ये सब तमाम तरीके की बातें हैं। तो विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की जो है मौजूदगी रही। बनारस की एडीएम सिटी रहे, हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी के जो एक्सीएन है वो भी थे, क्षेत्र के जो एसीपी थे, डीसीपी थे, वो भी बराबर चक्रण कर रहे थे, और भारी संख्या में आप समझ सकते हैं कि स्थानीय पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। साथ ही ड्रोन से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी, कहीं कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके, उसका भी पूरा तरीके से ध्यान रखा जा रहा था। तो ये लगातार कार्रवाई जो है जारी है, और आज 10वें मकान पे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई शुरू हुई है, हम बात करें तो 10वें मकान पे कुछ देर तक बुलडोजर ने करने की प्रयास किया, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, तो उसके बाद हथौड़ा उसमें चलना शुरू हो गया। तो समझ सकती है कि लगातार ये अगर हम बात करें तो 1 महीने के अंतराल के बाद अब दोबारा जो द्वितीय चरण जो शुरू हुआ है, इसमें 10वें मकान पे ये जो है कार्रवाई शुरू हो गई है, और दोनों तरफ के मार्ग जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि जो मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है कि कुछ दुर्घटना ना होने पाए, लोगों को जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि दाल मंडी जो है नई सड़क से शुरू होती है और वो चौक थाने के बगल में निकलती है। ये 650 मीटर लंबा मार्ग है, जिसमें हजारों की संख्या में दुकानें हैं, और जैसा मैंने बताया कि 181 भवन को चिन्हित किया गया है, 6 उसमें धार्मिक स्थल, माफ कीजिएगा, 6 मस्जिद है और 1 मंदिर, यानी कि 7 धार्मिक स्थल इसमें है। तो कुल मिला के इतने जो भवन और धार्मिक स्थलों का जो है ध्वस्तीकरण होना है मार्ग चौड़ीकरण को लेकर। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में PVVNL के जेई सचिन वर्मा यहां पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, बगैर स्वीकृति ट्रांसफार्मर और पोल बदलने का मामला है। रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर की लोकेशन बदलने का आरोप लगा है। सेक्टर 168 प्राथमिक विद्यालय गुलावली के पास की घटना, जहां पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यहां प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। सस्पेंशन का ये पूरा एक्शन है। तो ये सेक्टर 168 प्राथमिक विद्यालय गुलावली के पास का मामला, जहां कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड यहां पर किया। तो ये नोएडा में PVVNL के जेई सचिन वर्मा सस्पेंड हुए हैं। बगैर स्वीकृति ट्रांसफार्मर और पोल बदलने का मामला है। बगैर किसी अप्रूवल के यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर और पोल बदलने का ये पूरा मामला, जिसके बाद रिपोर्ट्स के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सस्पेंशन की कार्रवाई है, निलंबन की कार्रवाई। तो जेई वर्मा पर यहां सस्पेंशन का एक्शन लिया गया है। रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर की लोकेशन बदलने का आरोप है। सेक्टर 168 प्राथमिक विद्यालय गुलावली के पास का पूरा मामला, जहां पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। रिश्वत लेकर यहां पर जो है ट्रांसफार्मर और पोल की लोकेशन बदलने के गंभीर आरोप लगे हैं सचिन वर्मा पर, जो कि PVVNL के जेई हैं। आपको बता दें, उनके ऊपर तत्कालीन निलंबन की कार्रवाई हुई है, सस्पेंड उनको कर दिया गया है। एंगल यहां पर घूस लेने का बताया जा रहा है, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी प्रोसेस के, प्रोसीजर के यहां पर उन्होंने ट्रांसफार्मर और पोल की लोकेशन बदली है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर यहां सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अली खान जुड़ रहे हैं। अली, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर जेई वर्मा पर जो है सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। रिश्वत लेने का मामला बताया जा रहा है, बिना किसी अप्रूवल और स्वीकृति के यहाँ पर ट्रांसफार्मर और पोल बदलने का जो है आरोप लगा है। क्या डिटेल्स है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है एक्शन लिया गया, डिटेल बताइएगा। बिल्कुल, कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 168 का मामला है। ये सरकारी स्कूल के पास में ट्रांसफार्मर को बदलने का काम मामला था। इसमें इनके द्वारा
बिना किसी डिपार्टमेंटल स्वीकृति के, बिना मुखिया अभियंता की जानकारी की, अपनी मर्जी से ही पोल बदल देने का, इलेक्ट्रिक पोल और ट्रांसफार्मर को बदल देने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद जांच करते हुए कमेटी गठित की गई थी और इसका सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने इसमें कार्रवाई करते हुए, कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब मुख्य अभियंता ने इसमें कार्रवाई करते हुए जेई को निलंबित कर दिया है। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। कुशीनगर से अगली खबर, दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक ने पत्नी और मां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बचाने आई मां को भी सिर पर वार करके उनका मर्डर कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव के मांस को खाया। नशे में धुत होकर अक्सर विवाद करता था ये युवक। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहिरौली बाजार थाने के परसा गांव का ये पूरा मामला है। चौंका देने वाला ये मामला है, जहां पर पत्नी और मां को जो है मौत के घाट उतार दिया। युवक ने नशे की हालत में जो है हमेशा विवाद किया करता था। दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पत्नी और मां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी युवक ने। मां बचाने आई थी, तब सर पर वार करके मां को मौत के घाट उतार दिया। घिनौनी बात यह कि हत्या के बाद जो है यहाँ पर युवक ने शव, यहाँ पर मांस खाया है। नशे में जो है हर वक्त ये व्यक्ति रहता था और विवाद यहाँ पर खड़े करता था। ऐसे में ये डबल मर्डर का पूरा केस है। आपको बता दें, युवक ने पत्नी और मां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बेहद ही हैवानियत भरी ये जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है। हत्या के बाद आरोपी ने शव के मांस को भी खाया है। कुशीनगर से ये खबर है, डबल मर्डर का ये पूरा मामला है। युवक ने पत्नी और मां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बचाने आई मां को भी सर पर वार किया और उनको मौत के घाट उतार दिया है। हत्या के बाद आरोपी ने शव के मांस को खाया है। और आपको बता दें, यहाँ नशे में धुत होकर अक्सर ये विवाद किया करता था और ऐसे में यहाँ पर डबल मर्डर का जो है केस सामने आ रहा है। बेहद ही दुखद ये जानकारी भी है और चौंकाने वाला भी ये पूरा मामला है। डबल मर्डर का केस, जहां पर अपनी ही पत्नी, अपनी ही मां को मौत के घाट यहाँ पर बेरहमी से उतार दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, यहाँ पर बेहद ही चौंकाने वाली ये खबर है। दुखद तो है ही, लेकिन हैवानियत का परिचय इस तरह का पूरा मामला देता है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी सामने आ रही है आपके पास? ये मैं बता दूं, ये पूरा मामला कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव का है, जहां पे एक नशे में धुत युवक द्वारा अपनी ही पत्नी और मां की निर्मम तरीके से पत्थरों से कूच कर नृशंस हत्या की गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है जी, क्योंकि ये घटना जब हुई तब मां और उसकी पत्नी ठंड से बचाव के लिए अलाव ताप रही थी। इस दौरान मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद ये कहासुनी इतने बड़े विवाद में बदला कि पहले उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा, उसके बाद पत्थरों से कूच के हत्या कर दी। इस दौरान जब उसकी मां उसको बचाने के लिए दौड़ी जी, तो ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बनी रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।